तो चलिए चतुर्भुज वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। चतुर्भुजों के प्रकार अभी हम देख रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे 4 टाइप के चतुर्भुज दिख रहे होंगे। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और एक और बचा है सम चतुर्भुज। तो इसके बाद हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इसी को हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं इंग्लिश में। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। देखो आप यहाँ पे इसमें 4 भुजाएं दिख रही है आपको, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं वो समांतर है। ए बी समांतर है डी सी या सी डी के, और ए डी समांतर है बी सी के। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसी अगर किसी एक भुजा को अगर आप आधार मानते हैं, मान लो मैं ए बी को अगर मैं आधार कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ, तो बस फिर वो सामने वाले शीर्ष से यहाँ पे आप लंब डालोगे तो वो हाइट हो जाएगा, और आधार गुणित ऊंचाई ही इसका क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। ठीक है। आप बोलोगे सर, आप बोले कि ये वाली भुजा के सामने वाला शीर्ष, तो मान लो अगर मैं उस शीर्ष को देखूं तो करेक्ट, आप वो काम भी कर सकते हैं। मतलब आपको अगर ऊंचाई ये वाला नहीं लेना है तो आप यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं। ऐसे इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, आखिर हाइट तो सेम मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये हाइट बोलो चाहे वो हाइट बोलो, चीज़ वही है, मतलब उतना ही वैल्यू इसका मिलेगा। तो आधार गुणित ऊंचाई करोगे तो बी इंटू एच करोगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और परिमाप तो आप जानते हो, कोई भी ज्यामिति आकृति हो, परिमाप मतलब उसका जो आप घेरा है, ठीक है, उसकी टोटल लंबाई। तो ये चतुर्भुज है, ये 4 भुजाओं से घिर कर बना है, इसलिए इसका परिमाप जानने के लिए चारों भुजाओं का योग करना पड़ेगा। तो चारों भुजाओं को जब आप जोड़ोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि चारों भुजाओं का आपने योग किया यहाँ पे, फिर ये कैसे हो गया? तो आप देखो, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर है, ए बी बराबर है किसके? सी डी के। तो ये जो सी डी दिख रहा है ना, वहां पे आप क्या लिख दो? ए बी लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए बी 2 बार हो जाएगा। फिर ये बी सी किसके बराबर है? ए डी के, है ना भाई। तो ये डी ए या ए डी की जगह क्या लिख दो? बी सी लिख दो। तो बी सी भी कितना बार हो जाएगा? 2 बार। तो 2 बार ए बी हो गया, 2 बार बी सी हो गया, तो 2 कॉमन निकल के ए बी प्लस बी सी। समझ में आया कैसे हुआ ये कैसे हुआ? समझ में आया? ये नीचे वाला नहीं, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग मतलब परिमाप हुआ। फिर ये देखो, ये ए बी हो गया, ठीक है, ये बी सी हो गया, प्लस ये क्या लिखा है? सी डी। सी डी देखो क्या है? ये सी डी। सी डी किसके समांतर है? ए बी के समांतर है, ठीक है। और ये बराबर है लंबाई में, तो क्या होगा बताओ? सी डी की जगह भी क्या लिख सकते हो आप? ए बी लिख सकते हो, प्लस ये क्या लिखा है? डी ए। डी ए, डी ए आप देख लो किसकी, डी ए की लंबाई किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो डी ए की जगह पे आप बी सी लिख दो। अब आप देख लो, 2 बार ए बी हो गया, तो 2 बार ए बी प्लस 2 बार बी सी, तो 2 कॉमन निकल के आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। समझ में आया कि नहीं? है ना भाई? तो इस तरीके से आपको ये परिमाप याद रखना है, जानना है। समांतर चतुर्भुज समझ में आया, है ना भाई? आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आयत, सेकंड जो है वो आयत है। देखो दोनों में फर्क क्या है, देखो हम तुलना करते हुए समझेंगे, पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा सरल लगेगा, हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज दूसरी चीज से किस तरह अलग है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, बराबर भी हैं। बस ये उससे किस बात पे अलग है? इस बात पे अलग है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसी बात पे तो अलग है, बाकी क्या फर्क है दोनों में? इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं, समांतर भी हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, समांतर भी हैं। फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। बराबर किस सेंस में बोल रहा हूँ? देखो आमने सामने का बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, चारों बराबर नहीं है, आमने सामने का बराबर। ये दोनों जोड़ी बराबर, ये दोनों जोड़ी बराबर, ये बराबर हो ना हो नहीं, ये दोनों बराबर हो ना हो नहीं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों बराबर हो ना हो चलेगा। क्यों बताऊं? क्योंकि अगर बराबर होता है तो फिर नई क्वालिटी बन जाती है, वर्ग। नई क्वालिटी बन जाता है, वर्ग बन जाता है। और इस वर्ग, अब बराबर हो ना हो शब्द में ध्यान देना, हो ना हो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर आयत में तो बराबर नहीं होता ना। नहीं हो सकता है, बस फिर उसको आप एक और नए नाम से पुकार सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ग। आप इसको भी आयत बोल सकते हैं। क्या ये आयत के सभी गुणों का पालन नहीं करता? क्या करता है? करता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना? बराबर आमने, जब चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने का क्यों नहीं होगा?
और इसका भी प्रत्येक कोण कितना है 90 अंश। तो आप इसको भी आयत कह सकते हैं, है तो वैसे ये वर्ग, लेकिन आयत के सभी गुण इसके पास है, बस इसको आप वर्ग नहीं कह सकते। इसलिए याद रखना प्रत्येक वर्ग एक आयत भी तो होता है, क्योंकि वो आयत के सारी बातों को रख रहा है। कौन सी ऐसी बात है इसमें जो आयत में नहीं है, बताओ। आयत की शर्त क्या होती है, इसमें है कि नहीं है? ये इसके बराबर है कि नहीं बताओ, और ये इसके बराबर है कि नहीं बताओ, है ना। ये आयत है लेकिन ये वर्ग नहीं है, इस बात पे आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका परिमाप, तो परिमाप मतलब वही होता है कि चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों भुजाएं करेंगे तो ये इसके बराबर है, और वैसे ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि लंबाई लंबाई 2 बार है करके 2, और चौड़ाई चौड़ाई भी 2 बार है, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, सेम इसी टाइप का 2 कॉमन निकल जाएगा ना, ठीक। और क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, बहुत सिंपल है। उसमें क्षेत्रफल मतलब आधार गुणित ऊंचाई, इसमें क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा। और तो और यहाँ पर ये विकर्ण भी बनता है, मतलब सम्मुख शीर्ष को मिलाओगे, अपोजिट इधर से इधर को मिलाओगे या इधर से इधर को मिलाओगे तो टोटल 2 विकर्ण बनेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण बनते ही साथ ये एक त्रिभुज के टुकड़े के रूप में दिख रहा है, इसका एक टुकड़ा त्रिभुज के रूप में दिख रहा है, जिसमें ये 90 अंश है, इसलिए समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, तो आप लिख सकते हो आसानी से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये देखो, ये AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको पता है इसको आप समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो, आयत भी समांतर चतुर्भुज है। आप बोलोगे क्यों, तो क्या समांतर चतुर्भुज की जो बातें हैं वो ये फॉलो नहीं कर रहा है क्या? गौर से देखो, कर रहा है ना। आमने सामने की भुजाएं है कि नहीं है, देख लो। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज को आप आयत नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे अब देखो ना, कोण 90 अंश होना जरूरी है, लेकिन यहाँ है क्या 90 अंश? नहीं है। तो ये आयत नहीं है, लेकिन ये आयत होने के साथ साथ समांतर चतुर्भुज भी है। समझ में आ रहा है? तो मैं आप लोग को ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमको ये देखो, हर ज्यामिति, अब चतुर्भुज तो कई प्रकार के है ना भाई, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी इतने सारे चतुर्भुजों को पढ़ने की? तो सब में कुछ कुछ अलग क्वालिटी दिखते गया, तो वो अलग क्वालिटी जो दिख रहा है वो हो सकता है पिछले वाले आकृति के गुणों को भी रखे, लेकिन एक्स्ट्रा गुणों को भी रखे, इसलिए उनका नाम अलग अलग रखा। ये वाला जो आकृति है वो इसके सारे गुणों को रख रहा है, इसके सारे गुणों को रख रहा है, मतलब जिस जिस प्रकार इसको परिभाषित किया गया है कि भाई आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, बराबर हो, क्या वो यहाँ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मतलब हर आयत एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन लेकिन हर समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं है। ये हुआ। और ऐसा समांतर चतुर्भुज जो आयत नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों में, ऐसा समांतर चतुर्भुज जो आयत नहीं है उसके विकर्ण जो है वो अलग अलग होंगे। इसमें फर्क यही है, विकर्णों की लंबाई जो है वो अलग अलग होगी। मतलब ये देखो, ये छोटा विकर्ण छुटकू सा, ये बड़ा सा, जबकि उसके बराबर होते है ना, ये फर्क है। इस पे विकर्ण की लंबाई AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये शर्त कंप्लीट कंपलसरी होती है, विकर्णों की लंबाई बराबर होती है आयत में। और समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें कोण 90 अंश नहीं है ना भाई, कोण 90 अंश नहीं होता है इसका, देख लो आप, तो उसमें फिर विकर्णों की लंबाई छोटी बड़ी होती है। जो शीर्ष दूर दूर वो वाला विकर्ण बड़ा, जो शीर्ष पास पास वो वाला विकर्ण छोटा, ठीक है। तो क्या बोला, ऐसा समांतर चतुर्भुज जो आयत नहीं है, तो आयत नहीं है तो उसमें कोण जो है वो 90 अंश नहीं होगा, ठीक है। समझ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझते हुए पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी बताओ, वर्ग में ऐसी कौन सी बात है जो आयत में नहीं है? चारों भुजाएं में, ठीक है, लेकिन आयत की सभी बातों को वर्ग फॉलो कर रहा है भाई। आमने सामने की भुजा समांतर है, ठीक है,
आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें तो चारों भुजाएं बराबर है। तो आप जब चारों भुजाएं बराबर है तो आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है? ये ए है तो ये भी ए है, ये है तो ये भी है। और तो और मैं आपको बताऊं, इसमें विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर है। जैसे इसमें विकर्ण बराबर है, इसमें भी बराबर है। समझ में आ रहा है थोड़ा? और बताऊं, इसके विकर्ण भी हाँ, नहीं विकर्ण तो खैर यहाँ पर ना इसके विकर्ण दोनों में फर्क देखो अब क्या दिख रहा है, दोनों में फर्क। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। ये 90 अंश नहीं दिख रहा है। अगर आप लंबा वाला आयत लेते हो, ठीक है, ये आयत है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, सामने को मिला के देखो आप, ऐसे और ऐसे मिलाओ, कितना बड़ा कोण दिख गया, 90 अंश थोड़ी दिखा। लेकिन इसमें गारंटी के साथ 90 अंश में कट करेंगे। पूछो क्यों? लंबाई चौड़ाई सेम है, जितना उधर फैलेगा उतना नीचे फैलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं इतना ही लंबा वर्ग बनाऊं तो क्या इतना चपटा वर्ग बनेगा? कि नहीं, वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप इतना लंबा उसका भुजा लिया हो तो इधर भी उतना ही लंबा लेना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर आप जब विकर्ण बनाओगे तो 90 अंश पर ही कट करेगा। तो इसमें ये शर्त होती है जो इससे अलग है, आपको दिख रही, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? इसके आयत में जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 90 अंश पे कट करें। इसमें 90 अंश पे कट करेंगे। एक्चुअली ना आप खुद यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो कि मेरे को क्या क्या फर्क दिख रहा है, तो आपका नॉलेज खुद में खुद बढ़ने लगेगा। परिमाप चारों भुजाओं का योग, तो जब भुजा 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 4 बार रिपीट हो रही है तो 4 गुणित भुजा लिखते हैं उसको, 4a। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई लिखते हैं जैसे आयत का, तो यहाँ लंबाई भी a है चौड़ाई भी a है, इसलिए a गुणित a करके a का स्क्वायर हो गया, भुजा का वर्ग है वही, लंबाई गुणित चौड़ाई से बना ये भी, मगर लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है ना, तो a हो गया है, तो भुजा का वर्ग हो गया, इसलिए a का वर्ग हो गया। विकर्ण की लंबाई देखो, इसमें विकर्ण की लंबाई तुरंत उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कैसे? जब ये भी a है ये भी a है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो क्या होगा? ये देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, धन आधार का वर्ग, लंब आधार दोनों ए, तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर। वहाँ ac का स्क्वायर हो गया, तो ac निकालने के लिए वर्गमूल लोगे तो 2 का वर्गमूल 2 और a का वर्गमूल a, तो √2a जो हो गया वो क्या आ गया? इसका विकर्ण का लंबाई आ गया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या होता है? 4 भुजाओं में से आमने सामने कोई भी दो ऐसी भुजाएं जो आमने सामने की होंगी वो समांतर होंगी, अन्य 2 भुजाएं समांतर नहीं होंगी। आपको फोटो में दिख रहा है, ये दोनों समांतर है, जबकि वो आजू बाजू वाला समांतर नहीं है। मतलब भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा। 4 भुजाएं मतलब कितनी जोड़ी होगी? 2 जोड़ी होगी। एक जोड़ी में 2 भुजा होती है, एक जोड़ी मतलब 2 ठोक का बोलते हैं अपन। तो एक जोड़ी जो भुजा है वो समांतर होगी और एक जोड़ी भुजा समांतर नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे समलम चतुर्भुज। कौन कौन सी इसमें समांतर दिख रही बताओ? ए बी और सी डी समांतर दिख रही है और ये समांतर नहीं है, तो इसको बोलेंगे समलम चतुर्भुज। इसमें लिखा है जिस चतुर्भुज के आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर हो, कोई एक टुक, या अगर ये समांतर होगा तो ये समांतर नहीं होगा। कुछ इस तरह देखो आप, ये समांतर है ना, देखो ये समांतर दिख रहा है। समांतर मतलब ये देख, जिनके बीच गैप हमेशा सेम रहे, तो ये समांतर नहीं दिख रहा है। इसी को मैं ऐसे उठा के बना दिया हूँ, ऐसा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? हाफ समांतर भुजाओं का योग, जो भुजाएं समांतर हैं उन्हीं का योग लिखना है और ऊंचाई लिखनी है। ठीक है, समांतर भुजा कौन कौन सी है? ए बी और सी डी, तो उनका योग लिखना है और गुणित क्या करना है? ऊंचाई करना है। तो ये इस तरह से इसका क्षेत्रफल बनेगा। और परिमाप जानने के लिए चारों भुजाओं का योग कर देना, ए बी बी सी सी डी 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 ए, ऐसा। हाँ, 1/2, फिर इनका योग, फिर ऊंचाई। ठीक है, क्लियर हुआ? परिमाप में चारों भुजाओं को जोड़ देना है। इन सब के परिमाप वैसे ही बने हैं, चारों भुजाओं को जोड़ने से बने हैं, बस वो आपको छोटे इसलिए से इसका परिमाप कहा गया। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई क्यों आया? इसका परिमाप बताओ बोला, क्योंकि इसमें देखो ये लंबाई है, चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई,
तो लंबाई धन चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, तो लंबाई लंबाई दो बार मिला, दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई चौड़ाई भी दो बार मिला, दो गुणित चौड़ाई, तो दो दो कॉमन मिलेगा तो लंबाई धन चौड़ाई आएगा ना। ऐसे इसका परिमाप तैयार हुआ है। उसमें लंबाई चौड़ाई तो लंबाई भी तो चौड़ाई है, सब बराबर है उसमें, चार बार वही 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 चीज जुड़ रही है, तो इसलिए फोर गुणित भुजा फोर है, ऐसे ऐसे मतलब तैयार हुआ है, मतलब ऐसा है मतलब। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, मेरे को पूरा भरोसा है। हम्म 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 अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, सही बोल रही है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो ना, ये भुजाओं का जो समांतर है, लेकिन लंबाई थोड़ी समान समान है, ये भी छुटकू सा दिख रहा है, सीडी बड़ा दिख रहा है नहीं भाई, उसमें क्या था, समान भी था, लंबाई भी समान थी सब में, कॉमन निकल गया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, इसमें ऐसा नहीं है। हम्म, ठीक है ना। तो मेटो इसको अच्छे से समझ में आया होगा। हम्म, ये समांतर चतुर्भुज है क्या? हाँ ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है क्या, देखो तो, वाह। आमने सामने की भुजाएं समांतर नहीं है ना। जब, ध्यान से सुनो, लिंक जोड़ो, जब हर वर्ग एक आयत है, हर वर्ग को आप आयत बोल सकते हो, हर आयत को वर्ग नहीं बोल सकते बोला मैं। बड़ी चीज, ज्यादा गुण रखने वाली, चलो बताओ ज्यादा गुण रखने वाला कौन है इसमें, जो ज्यादा गुण रख रहे हैं, वर्ग है, ज्यादा गुण है इसके पास। चारों भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजा समांतर है, बराबर है, प्रत्येक कोण 90 से, आयत के सारे गुणों को रख रहे हैं, सारे गुणों को रख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा और कौन से गुण है कि चारों भुजा बराबर भी है नहीं भाई। आयत की जो डेफिनेशन है, हाँ बस एक्स्ट्रा गुणों को रख रहा है, इसलिए इसमें कुछ ऐसी बातें हो जा रही है जो इसमें नहीं हो पा रही है, जैसे इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। अगर आप खुद कभी भूल जाओ और खुद आपको समझ में आए कि मैं क्या याद किया तो भूल गया, खुद उस टाइम फोटो बनाना, खुद चेक कर लेना, आपको तुरंत वो कंसेप्ट याद आ जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका है, खुद बनाओ, चेक करो, और एक ठो फोटो में समझ में ना आए तो एक ठो दूसरा बड़ा फोटो बनाओ, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है करके। तो मैं क्या बोला, हर वर्ग एक आयत हो सकता है, और हर आयत एक इधर 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 ऐसे बढ़ो, ऐसे बढ़ो, हर वर्ग एक आयत है और हर आयत एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्यों हर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, बताओ, होगा ना, है कि नहीं, ऐसे। हाँ बट इस तरीके से भी उस डायरेक्शन तो अपन आ गए, लेकिन इस डायरेक्शन से जाओगे ना, फिर सत्य नहीं है। हर समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं है और हर आयत एक वर्ग नहीं है। कितना बढ़िया बना है देखो, है ना। है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हो गए, मस्त सीख लिया अपन ने इसको। अभी रुको ना, अभी मैं आपको एक आकृति और बताता हूँ, फिर आप बताना कि कौन क्या क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक चतुर्भुज और बचा है ना भाई, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है पता है, चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर, चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर, बस बेचारा, बेचारा फर्क यही हो जाता है कि जो कोण है, ठीक है, मतलब ऐसे झुका हुआ हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। ये सम चतुर्भुज, चारों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है इसमें, बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है, समांतर भी है। ठीक है, अब बताओ वर्ग और इसका आपस में क्या नाता है, बताओ। हाँ इसको टेढ़ा कर दिया है, मतलब आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा वर्ग बन जाएगा अगर आप इसको चपटा करके वापस, मतलब चपटा हो गया इसको सीधा कर दो, फिर ऐसे करके वर्ग बन गया। क्यों?
क्योंकि सब देखो ना, चारों भुजाएं की लंबाई बराबर है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। फर्क इस बात का है कि थोड़ा चिपट गया है, तो इसका कोण जो है 90 अंश से थोड़ा गड़बड़ा गया है बस। तो इसका मतलब क्या है कि समचतुर्भुज की डेफिनेशन में जो आप कह रहे हो, क्या वो बात वर्ग में लागू नहीं हो रही है? क्या हो रही है? हम समचतुर्भुज की डेफिनेशन कैसे कहें? चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर, वो तो वर्ग में भी होता है। इसका मतलब आप हर वर्ग को आप एक समचतुर्भुज कह सकते हो, लेकिन हर समचतुर्भुज का वर्ग नहीं कह सकते। तो किन समचतुर्भुज को आप वर्ग कहोगे? जिसका कोण 90 डिग्री, बस वो 90 डिग्री का ही बस फर्क है। हाँ, समांतर चतुर्भुज से अगर आप इसका तुलना करोगे, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। कैसे? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाओं को समांतर होना जरूरी है, वो बात आपको यहां दिख रही है नहीं भाई? बस उसमें फर्क क्या है? समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं कि चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो। हाँ, मैं वही तो बोला, हर समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, यही बोला ना मैं। लेकिन हर समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए उसको चारों भुजाओं की लंबाइयों को बराबर होना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है ना? पहले भी मैं वही बोला ना। हाँ, तो इज इट क्लियर? एवरी, हिंदी में बोलता हूँ मैं तो हर समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं है। हर वर्ग एक समचतुर्भुज है। हर वर्ग क्या है? समचतुर्भुज है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, लेकिन हर समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। उसके लिए 90 अंश का कोण होना जरूरी है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत गजब गजब कंसेप्ट हो गए। चलिए, तो अच्छा, एक और चीज, इसका क्षेत्रफल और परिमाप तो जानना पड़ेगा ना भाई। मुझे सीधी सी बात है कि जब इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका परिमाप, मतलब इसका भी परिमाप देखो 4a होगा ना। वर्ग के परिमाप जैसे इसका परिमाप, क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाइयां तो बराबर है ना भाई। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो दो यहाँ पे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है विकर्णों का गुणनफल कर दो। मान लो पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण D2, विकर्णों की लंबाइयां D1 D2 दे दिया अपन ने, ठीक है। इसका गुणा कर दो D1 D2। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, एक दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का, और वो है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, वैसे ही समांतर चतुर्भुज टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये भी। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हाइट बनाया नहीं हूं मैं, ये देखो ये हाइट। हाँ, क्षेत्रफल के दो दो फॉर्मूले हैं। हाँ, और ये बेस जो है वो ये बेस है, तो वो तो ए ही है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, तो उसको आप बी इंटू एच लिखने के बजाय ए इंटू एच लिखो, क्योंकि ये लंबाई तो जिसको आप बेस बोलोगे वो तो ए ही है ना। दोनों सूत्र की आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट जरूरत के हिसाब से, प्रश्न में क्या डाटा दिए है उस हिसाब से। अच्छा बन गया ना? मस्त अच्छे से विवरण हो गया सबका।